हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर ऑल्टरनेटर का फेजर डायग्राम समझने जा रहे हैं, वो भी मैं स्टेटर साइड का ड्रॉ कर रही हूँ। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फेजर डायग्राम जो होता है हमेशा लोड साइड से बनाना शुरू करते हैं। ये बेसिक है फेजर डायग्राम बनाना सीखने के लिए, क्योंकि लोड के बारे में हमें सब कुछ मालूम होता है, जैसे कि लोड में से बहने वाला करंट जो कि हम एमीटर लगा के मेजर कर सकते हैं, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज जो कि हम वोल्टमीटर लगा के मेजर कर सकते हैं, लोड किस टाइप का कनेक्ट करना है वो हमारे कंट्रोल में होता है, मतलब पावर फैक्टर हमें पता होता है। तो ये सारी चीज़ें लोड के बारे में हमें मालूम रहती है, इसलिए हमेशा फेजर डायग्राम लोड साइड से ड्रॉ किया जाता है। पर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो हमें बेस केवीएल इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो ऑल्टरनेटर की स्टेटर साइड की बेस केवीएल इक्वेशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। उससे पहले मैंने सारे टाइप के वोल्टेज ड्रॉप्स बता दिए थे, उन्हीं को इनकॉर्पोरेट करते हुए मैंने केवीएल इक्वेशन लास्ट वीडियो में लिखी थी। फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि ईएफ जो है पर फेज का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है आर्मेचर टर्मिनल्स के अक्रॉस, और जब लोड कनेक्ट हो जाता है तो लोड के अक्रॉस का वोल्टेज वी होता है। इन दोनों ईएमएफ्स में डिफरेंस होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है वो अकर हो रहा है रेजिस्टेंस आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, लीकेज रिएक्टेंस की वजह से ड्रॉप हो रहा है और आर्मेचर रिएक्शन की वजह से भी ड्रॉप हो रहा है। तो ये तीन टाइप के ड्रॉप्स होते हैं। इनकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज कभी भी आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर नहीं होता है, हमेशा इतना डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अब इसे ही अगर मैं रीराइट करूं तो जे आई एक्स ए आर जो है, इसको मैंने लास्ट वीडियो में ई ए आर, और फेजर डायग्राम जब मैंने समझाया था ऑल्टरनेटर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कंसिडर करते हुए 6 टाइप के फेजर डायग्राम्स बनाए थे, तब भी मैंने ई ए आर का इंट्रोडक्शन दिया था और ई ए जी का भी इंट्रोडक्शन दिया था, और लास्ट वीडियो में भी दोनों क्वांटिटीज़ को मैंने फिर से कंसिडर किया। तो ये वोल्टेज ड्रॉप को मैं ई ए आर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर रिएक्शन बोल रही हूँ। तो ई एफ माइनस ई ए आर, मतलब ई एफ मैं एल एच एस साइड में ई ए आर ले आ रही हूँ, तो ये तीन टर्म्स मिलके मुझे ई एफ माइनस ई ए आर दे रही, मतलब इन तीनों टर्म्स का जो एडिशन होगा वो ई ए जी के बराबर होगा। और ये सारी चीज़ें मैं रियलाइज करूंगी फेजर डायग्राम पर। यहाँ पर देखिए तो ई ए जी मुझे यहाँ पे मिलेगा, ई ए जी जो ई एम एफ होगा वो ई एफ माइनस एक्स ए आर के ड्रॉप को जब हम फाइंड आउट कर लेंगे, या ई एफ में से जब एक्स ए आर ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप हो चुका होगा एक्स ए आर के अक्रॉस का, तब हमें ई ए जी अवेलेबल रहेगा बाकी तीन वोल्टेजेस को फीड करने के लिए, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो चलिए अब मैं फेजर डायग्राम स्टार्ट करती हूँ। फिर से वही बात, मैं लोड साइड से ड्रॉ कर रही हूँ, तो मेरा बेस जो होगा फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस फेजर, वो मेरा लोड के अक्रॉस का वोल्टेज मतलब वी लेकर चल रही हूँ। और अभी मैं लैगिंग पावर फैक्टर का लोड लेकर चल रही हूँ, मतलब लोड में से बहने वाला करंट लोड के अक्रॉस के वोल्टेज को फाई एंगल से लैग करेगा, मतलब लोड के अक्रॉस का वोल्टेज वी लोड में से बहने वाला करंट आए वी को फाई एंगल से लैग करेगा, मतलब वी से फाई एंगल पर मैंने आए ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे ये सारी वोल्टेज इक्वेशंस को केवीएल इक्वेशंस को जब फेजर डायग्राम पर रियलाइज करना है तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन अप्लाई करूंगी। तो जब मैं वी के आगे आई आर ए ड्रॉ करूंगी, आई आर ए के आगे जे आई एक्स ए एल ड्रॉ करूंगी, और जे आई ए एक्स एल के आगे जब मैं जे आई एक्स ए आर या ई ए आर ड्रॉ करूंगी, तो टोटल इस पॉलीगॉन का एडिशन मुझे ई एफ फेजर लेंथ मिल जाएगी। वी के आगे मैं आई आर ए ड्रॉ करूंगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का नेचर रहता है कि उसमें से बहने वाला करंट उसके अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप के साथ सेम फेज में रहता है, मतलब आई के साथ सेम फेज में मैं आई आर ए ड्रॉ करूंगी। आई से 90 डिग्री अहेड मुझे आई एक्स ए एल या आई एक्स ए आर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंस में से बहने वाला करंट रिएक्टेंस के वोल्टेज को 90 डिग्री से लैग करता है, तो वोल्टेज यहाँ रहेगा तभी करंट 90 डिग्री से लैग करेगा। और वोल्टेज फेजर मुझे आई एक्स ए एल या आई एक्स ए आर यहाँ ड्रॉ करने का कोई फायदा नहीं, मुझे लॉ ऑफ पॉलीगॉन अप्लाई करना है। तो मुझे आई ए के आगे आई आर ए के आगे मुझे आई ए एक्स ए एल और उसी के अलावा मुझे आई एक्स ए आर ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर मुझे टोटल ब्रेकअप नहीं मालूम है कि एक्स ए एल के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ई ए आर का कितना हो रहा है, तो मैं टोटल आई एक्सेस मतलब मुझे सिंक्रोनस इम्पीडेंस अगर ऑल्टरनेटर का पता होगा तो मैं आई एक्सेस इतनी लेंथ ड्रॉ कर दूंगी आई ए आर के आगे आई ए एक्सेस ड्रॉ कर दूंगी। जे का मतलब ही जे ऑपरेटर वाला भी वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। तो आई आर ए के आगे मैंने आई एक्सेस ड्रॉ कर लिया है, कैसे भी कर सकते हैं आप।
आई एक्सेस या आई एक्सआर की जो टिप है और वी की जो स्टार्टिंग टिप है उन दोनों को मिला देंगे तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन से मुझे इतने सारे फेजर्स का टोटल सम ईएफ मिल जाएगा। ये ईएफ मुझे मिल चुका है। अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करती हूँ तो v प्लस आई आर ए वी प्लस आई आर ए प्लस आई एक्सएल को मिलाती हूँ तो मुझे ई ए जी मिल जाएगा। और इस बात से भी देखो तो मुझे ई ए जी इन तीनों फेजर्स का सम मुझे ई ए जी मिलेगा, या ई एफ में से आई एक्स से आर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी ई में से, या ई एफ में से ई ए आर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तब भी मुझे ई ए जी मिल जाएगा। किसी भी तरीके से आप देख सकते हो। तो ये आपका जो इंटरमीडिएट जो लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है वो बता रही है आपका एयर गैप ईएमएफ ये वाला। अब यहाँ पर सारे फेजर्स हैं तो मैंने आई के ऊपर बार, वी के ऊपर बार, ई एफ के ऊपर बार, सारे वोल्टेज और करंट्स के ऊपर बार्स दे दिए। रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के ऊपर बार्स नहीं दिए, वो फेजर्स नहीं होते बेटा। अब मुझे यहाँ पर फेजर लेंथ ई एफ की लेंथ अगर मुझे पता करनी है तो कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब मुझे ई एफ की लेंथ पता करनी तो कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, आई और आई से 90 डिग्री पर ये वाली लाइन है तो ओ सी के परपेंडिकुलर ओ सी एफ है और हाइपोटेनियस जो हो जाएगा वो ओ एफ हो जाएगा। तो मुझे ओ एफ हाइपोटेनियस की लेंथ निकालनी है तो मेरा ओ सी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा, अंडर रूट ऑफ ओ सी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर मुझे ई एफ की लेंथ दे देगा। यहाँ पे मैं फेजर नहीं निकाल रही हूँ। हाँ, एक चीज और बता दूं कि V और EF के बीच का जो एंगल होता है ये वाला, उसे हम लोड एंगल बोलते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे बेटा अपन। पावर फैक्टर एंगल लोड का जो है वो V और I के बीच का एंगल है और मैं एक लोड एंगल अलग से डिफाइन कर रही हूँ जिसको मैं V और EF के बीच का एंगल बोल रही हूँ। ये एंगल बदलता है जब जब हम लोड को वैरी करते हैं। तो अब मैं आपको समझा देना चाहती हूँ कि ईएफ की लेंथ कितनी होगी। ये सारे तो फेजर है जैसा अभी मैंने बताया था, सबके ऊपर मैंने बार लगा दिया है। आई के ऊपर बार है, बी के ऊपर बार है, ई ए जी के ऊपर है, ई एफ के ऊपर है, पर एक्स ए आर, एक्स ए एल और आर ए के ऊपर बार नहीं क्योंकि वो फेजर्स नहीं है बेटा। अब अगर मैं ई एफ की लेंथ निकालू तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओसी के परपेंडिकुलर सी एफ है, हाइपोटेनियस जो है वो ओ एफ है। तो ओ एफ मतलब ई एफ हो गया, तो ई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ओ सी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर हो जाएगा। ओ सी को मैं ब्रेकअप कर सकती हूँ ओ ए प्लस ए सी में, तो ओ सी स्क्वायर को मैंने लिखा ओ ए प्लस ए सी होल स्क्वायर। सी एफ को मैं ब्रेकअप कर सकती हूँ, सी एफ को मैं ब्रेकअप कर सकती हूँ सी डी प्लस डी एफ में, तो उसका स्क्वायर हो गया बेटा। अब ओ ए जो है वो वी का कॉस फाई कॉम्पोनेंट है अलोंग आई, तो ओसी को मैं लिख सकती हूँ वी कॉस फाई। एसी जो है वो आई आर ए के बराबर ही है, ये आई आर ए तो ये भी आई आर ए, तो ओसी की जगह मैंने इस एसी की जगह, नॉट ओसी, एसी की जगह मैंने आई आर ए लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। सी डी जो है वो वी का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वी साइन फाई ये होगा, दिस इज वी साइन फाई, तो सी डी भी वी साइन फाई होगा, तो सी डी की जगह वी साइन फाई लिखा। डीएफ जो है वो आई एक्सेस है, बता ही चुकी हूँ, तो होल स्क्वायर है सर। इस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे और सबकी वैल्यूज हमें मालूम है तो हम ईएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसकी कहाँ जरूरत पड़ेगी वो मैं आगे वोल्टेज रेगुलेशन में बात करूंगी बेटा। अब मैं ऐसा फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें लोड हमने क्या, मतलब ऐसे लोड का फेजर डायग्राम ऑल्टरनेटर के लिए ड्रॉ कर रही हूँ जिसका यूनिटी पावर फैक्टर लोड लगा हुआ है ऑल्टरनेटर में, मतलब लोड का करंट और लोड का वोल्टेज जो है वो सेम फेज में है। तो ये देखिए V और I सेम फेज में, इनके बीच में कोई एंगल डिफरेंस नहीं दिया। रियलाइज तो हम यही केवीएल इक्वेशंस करेंगे, तो V के आगे मैं I R A ड्रॉ करूंगी इन द डायरेक्शन ऑफ I, तो I की ही डायरेक्शन में I R A ड्रॉ किया और I से 90 डिग्री लीडिंग पर मैं ये दोनों टर्म x इंटू आई वाले टर्म्स लूंगी, तो ये I इंटू एक्सएल हो गया और I इंटू एक्सआर हो गया। टोटल I एक्सेस में परपेंडिकुलर टू आई आर ए ड्रॉ कर दूंगी और आई एक्सआर की टिप को ओ से ज्वाइन करूंगी तो ये मुझे फाइनल ईएफ मिल जाएगा, जैसा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया था वो ये बेटा। V प्लस आई आर ए प्लस आई एक्स एल करती हूँ तो मुझे
EAG मिल जाएगा। इन तीनों को जब ऐड करती तो मुझे EAG मिल जाएगा, तो ये EAG हो गया जैसे अभी बताया था। फिर से EF और V के बीच का एंगल लोड एंगल होगा जिसको डेल्टा बोल रहे हैं। पावर फैक्टर एंगल यहाँ पर 0 है, फाई की वैल्यू 0 है, यहाँ पर थी, यहाँ 0 है। अब यहाँ पर मैं लेंथ निकालने जाऊं अगर EF की, तो फिर से राइट एंगल ट्राइंगल यूज करूंगी। राइट एंगल ट्राइंगल में OC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर ऐसा ले लूंगी, या उसको भी मैं F बोल सकती थी बेटा। E ना लेकर मैं इसे F ही लेती हूँ क्योंकि E अपना EMF है, तो ये चेंज कर दिया बेटा मैंने, तो CF स्क्वायर है। OC को फिर से मैं V प्लस IRA कर सकती, तो V प्लस IRA OC स्क्वायर का OC मतलब V प्लस IRA, तो V प्लस IRA स्क्वायर। यहाँ पर फेजर्स बार्स नहीं लगाऊंगी क्योंकि हम लेंथ से डील कर रहे हैं सिर्फ। और CF को मैं IXL प्लस IXAR मतलब टोटल IA एक्सेस लंबाई से डील करूंगी, तो ये टोटल सम हो जाएगा। EF लेंथ निकल आएगी मेरे लिए। अब मैं फेजर डायग्राम ले रही हूँ लीडिंग पावर फैक्टर का। तो V तो मेरा बेस है ही, और करंट लीड करता हुआ आगे दिखा रही हूँ, मतलब फाई एंगल से करंट लीड कर रहा है। फिर से उसी केवल इक्वेशन को रियलाइज करूंगी, तो V के आगे IARA पैरेलल टू IA मैंने ड्रॉ किया, और परपेंडिकुलर टू IARA मैंने IA एक्सेस ड्रॉ किया, ये IAXAR और IAXAL और IAXAR ड्रॉ कर दिया। IAXAR की जो टिप है और V की जो I एक्सेस का जो एंड पॉइंट है, V का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको ज्वाइन कर दे तो EF मिल जाएगा। पूरी केवीएल इक्वेशन हमारी रियलाइज होगी। अब यहाँ पर फिर से मुझे EF लेंथ निकालनी है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रही हूँ। तो I को मैंने यहाँ एक्सटेंड कर दिया, तो EF जो है वो मेरा हो जाएगा OC स्क्वायर अंडर रूट ऑफ OC स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर EF हो जाएगा। EF is equal to अंडर रूट ऑफ OC स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये हो जाएगा। OC को फिर से मैं ब्रेकअप करके लिख रही हूँ OA प्लस AC होल स्क्वायर, और CF को मैं लिख रही हूँ DF माइनस CD। CF को मैं लिख रही हूँ DF माइनस CD, ये लिख रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए तो OA वापस V का cos फाई कंपोनेंट है, तो OA की जगह V cos फाई ले लिया। OA is V cos फाई कंपोनेंट, AC is again IARA, तो OA V cos फाई AC IARA होल स्क्वायर ले लिया, प्लस ये जो है DF मतलब पूरा I एक्सेस है लिख लिया, माइनस CD मतलब V का वर्टिकल कंपोनेंट होगा V sin फाई, तो माइनस V sin फाई स्क्वायर। ये पूरी लेंथ हो गई EF की। किसी किसी बुक में बेटा ये तुम्हें ऑल्टर्ड भी मिलेगा, यहाँ माइनस साइन मिलेगा, यहाँ प्लस साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्क्वायर है बेटा। तो स्क्वायर का नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी नेगेटिव होता है, पर एक्चुअली ये ऐसा है। बुक्स में आपको इसका रिवर्स भी देखने को मिलेगा, पर वो गलत नहीं है। तो इस तरीके से आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं फेजर डायग्राम से रिलेटेड, और जो कॉन्सेप्ट्स अभी बता रही हूँ यही मोटर की केस में भी रहेगा, पर हम उसमें कुछ डायरेक्शंस आपको चेंज करनी पड़ेंगी। तो उम्मीद है आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना आ गया होगा। मैंने लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ऑल्टरनेटर स्टेटर साइड का फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए किया, और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए किया। बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया कि फेजर डायग्राम हमेशा लोड साइड से ही ड्रॉ करना शुरू कर दे। फेजर डायग्राम पर जो भी क्वांटिटीज शो करी वो फेजर्स शो करी अलोंग विद डायरेक्शंस, लेंथ एंड डायरेक्शन शो करी, इसलिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनके एब्रिविएशंस के ऊपर बार दे रही हूँ। और जब मैं EF निकाल रही हूँ तो मैं लंबाई निकाल रही हूँ, डायरेक्शन नहीं निकाल रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं बार नहीं ले रही हूँ, ना ही इसके अंदर जितने भी मैंने एब्रिविएशंस लिए किसी पर मैंने बार नहीं लिया है बेटा। वो फेजर्स नहीं ले रही हूँ मैं, सिर्फ लेंथ्स ले रही हूँ। ये इस टाइप के जो छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं उसको आप इसी लेवल से रेक्टिफाई करना शुरू कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी तब और मैं बता दूंगी इनसे रिलेटेड। तो उम्मीद है आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना आ गया होगा। तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डेप्थ में जाने की कोशिश करिए। थैंक यू।